नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ संजय और आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक पारिस्थितिकी। जी हाँ, पारिस्थितिकी जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है हमारी एग्जामों के अंदर और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम पहले उनकी बात करेंगे। पारिस्थितिकी क्या होती है, किस प्रकार से काम होता है इसमें, ठीक है? उसके बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिकी जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करें पारिस्थितिकी की, तो सजीव का उनके पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है, उसका जो अध्ययन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी हम कहते हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। सजीव का उनके पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है, उसका जो अध्ययन है, उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी हम कहते हैं। इस शब्द का जो गठन है वो 1868 में रीटर नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? रीटर नामक व्यक्ति ने किया था। और इस शब्द की जो व्याख्या है वो सन एक साल जस्ट बाद में 1869 में हेकल या फिर जिसको हम हिकल भी कहते हैं उसने की थी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। तो पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध का जो अध्ययन है वो कहते हैं पारिस्थितिकी। और इस शब्द का गठन किया था 1868 में रीटर ने और इस शब्द की व्याख्या की थी 1869 में हेकल ने। ठीक है, अब बात करें भारतीय पारिस्थितिकी, तो इसके जो जनक है वो है हमारे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। जी हाँ, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो पारिस्थितिकी की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। एक होती है स्व पारिस्थितिकी, दूसरी होती है सम पारिस्थितिकी। तो पहली शाखा है स्व पारिस्थितिकी और दूसरी होती है सम पारिस्थितिकी। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की, स्व पारिस्थितिकी। तो इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष, ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सजीव की एक जाति विशेष का अध्ययन किया जाता है। तो स्व पारिस्थितिकी के अंदर कोई एक क्षेत्र हम लें और वहां पर देखिए बहुत सारे जीव जंतु, पादप वगैरह पाए जाते हैं, उनमें से हम किसी एक का अध्ययन करें तो वो होता है हमारा स्व पारिस्थितिकी। और इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखें तो मरुस्थल में खेजड़ी वृक्ष का अध्ययन, जलीय आवास में मछली का अध्ययन या फिर शीत प्रदेश में भालू का अध्ययन। तो ये आता है स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत। दूसरा हमारा पॉइंट आता है सम पारिस्थितिकी। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली समस्त पादप एवं जंतु जातियों का अध्ययन किया जाता है सम पारिस्थितिकी में। तो एक क्षेत्र विशेष में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, समस्त पादप पाए जाते हैं, उन सभी का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो ये होता है हमारा सम पारिस्थितिकी। इसके उदाहरण की बात करें तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु जातियों का अध्ययन, जलीय आवास में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु जातियों का अध्ययन और शीत प्रदेश में पाए जाने वाले समस्त पादप एवं जंतु जातियों का अध्ययन। ये होते हैं हमारे सम पारिस्थितिकी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम हमारा क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पर्यावरण की जैविक एवं अजैविक घटकों के समाकलन से निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैविक एवं अजैविक घटकों के समाकलन से निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र हम कहते हैं। और इस शब्द का जो गठन है, सर्वप्रथम गठन है, वो टेंसले नामक व्यक्ति ने किया था सन 1935 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है हमारी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है हमारी। इस शब्द का गठन किसने किया है? टेंसले ने किया है 1935 में। और पारिस्थितिकी तंत्र का जो जनक है वो कहा जाता है ओडम को। किसको कहा जाता है? ओडम को। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, टेंसले और ओडम वाले। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो किसे माना जाता है? सूर्य को हम मानते हैं सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत। अब बात करें पारिस्थितिकी तंत्र का आकार क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो आकार है वो पानी की बूंद जितना छोटा और सागर जितना विशाल हो सकता है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को भी एक पारिस्थितिकी तंत्र माना जा सकता है। देखिए, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सारी चीजें हैं। यहाँ पर वायुमंडल है, जैवमंडल है, स्थल मंडल है, तो ये सारे भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। पूरी पृथ्वी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जैवमंडल आता है हमारा। जैवमंडल क्या है? तो जैवमंडल के अंदर हमारी सारी चीजें शामिल होती हैं, जिसमें हमारा जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों ही हमारे क्या हैं? जीव युक्त मंडल हैं।
तो ये तीनों ही हमारे जैव मंडल का हिस्सा आते हैं। अब बात करें पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इनको कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है, तो इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं मुख्यतः। पहला है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटकों के को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है भौतिकीय वातावरणीय घटक, दूसरा आता है अकार्बनिक घटक और तीसरा आता है कार्बनिक घटक। वहीं हम बात करें जैविक घटकों की तो वो आते हैं पादप और जंतु। अब हम इनको बात कर लेते हैं। ए भौतिक वातावरणीय घटक, बी अकार्बनिक घटक, सी कार्बनिक घटक, डी पादप और ई जंतु। एक एक को हम देख लेते हैं। पहले बात करते हैं अजैविक घटकों की। अजैविक घटकों के अंदर कौन कौन से घटक आते हैं, फिर हम बात करेंगे जैविक घटकों की। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पहले आते हैं अजैविक घटक। ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, डायग्राम सभी बनाएंगे ही। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक वातावरणीय घटक। तो सबसे पहले जो भौतिक के जो हमारा वातावरण है, इसमें कौन कौन से चीजें शामिल होती हैं, तो इसके अंतर्गत वायु, जल, प्रकाश, ताप, आर्द्रता, मृदा, वर्षा, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। और इसके द्वारा पर्यावरण के जो जैविक घटकों की जो संख्या है उसका निर्धारण होता है। किसके कारण? भौतिकीय वातावरणीय घटकों के कारण। दूसरा आता है हमारा अकार्बनिक घटक। अब अकार्बनिक घटक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, तो इनको आप एक सारणी बनाकर भी उसके अंदर नोट डाउन कर लीजिए, उनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, ये सारे घटक इसके अंदर शामिल होते हैं। और इनका उपयोग, अकार्बनिक घटकों का उपयोग कहाँ होता है, तो इनका उपयोग जैविक घटकों द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये आते हैं हमारे अकार्बनिक घटक। तीसरा आता है हमारा कार्बनिक घटक। कौन सा आता है? कार्बनिक घटक। तो कार्बनिक घटक के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं स्टार्च, मंड, शर्करा, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजें हमारी आती हैं कार्बनिक घटकों के अंतर्गत। और इनका जो निर्माण है वो पर्यावरण के जैविक घटकों के शरीर में होता है। ठीक है, पर्यावरण के जैविक घटकों के शरीर में होता है, जिस प्रकार से अनाज है, गेहूं है, ठीक है, इनके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो आता है हमारा पादप। कौन सा आता है? पादप। तो हम पादपों की हम बात करें तो जैविक घटकों के अंदर पहला हिस्सा है पादप। ठीक है, तो पादप इन्हें स्वपोषी अथवा उत्पादक भी कहा जाता है। तो पादप क्या है? स्वपोषी। स्वपोषी किसको कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी। और उत्पादक भी उन्हीं को बोलते हैं क्योंकि वो उत्पादन करते हैं भोजन का। ठीक है, क्योंकि यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी या फिर उत्पादक कहा जाता है पादपों को। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पादप हैं वो CO2 लेते हैं तथा O2 छोड़ते हैं। इस क्रिया के दौरान O2 की उत्पत्ति, अब देखिए पादप क्या करते हैं? CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और इस क्रिया के दौरान होता क्या है? ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति कैसे होती है? तो जल के प्रकाश से जो अपघटन है, प्रकाशिक जो अपघटन होता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा H2O, ये क्या हमारा जल का सूत्र है। तो हाइड्रोजन का अपघटन हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन हमारी क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। तो यहाँ से जल के प्रकाशिक अपघटन के कारण ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। और जो हमारे हरे पादप सौर ऊर्जा का टोटल 1 से 2% भाग ही उपयोग करते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा आती है उसका 1 से 2% भाग ही उपयोग किया जाता है। और पृथ्वी पर प्रथम, जी हाँ, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से हैं? नीले हरे शैवाल, जिनको हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषी जीव हैं वो क्या हैं? नीले हरे शैवाल। और प्रकाश संश्लेषण में जो सर्वाधिक योगदान जिनका रहता है 50% से भी अधिक, वो क्या है? हमारे समुद्री शैवाल। वो क्या है? समुद्री शैवालों का योगदान है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 50% से भी अधिक। नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ पॉइंट हैं, जैसे कुछ जीवाणु रह जाते हैं जो स्वपोषी होते हैं। जो जीवाणु अपना भोजन रासायनिक पदार्थों के उपयोग से बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ जीवाणु भी स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी जीवाणु भी कहा जाता है। और इनके अंदर एग्जाम्पल देखें तो गंधक जीवाणु और आयरन जीवाणु, ये इनके एग्जाम्पल हैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारा
जंतु, तो जंतु जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, परपोषी दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, तो इन्हें परपोषी अथवा उपभोक्ता भी कहा जाता है, क्योंकि जंतु पादपों द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, परपोषी हम कहते हैं। ये थे हमारे पांचों पॉइंट पारिस्थितिक तंत्र के। नेक्स्ट हम बात करें तो पोषण के आधार पर उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे उपभोक्ता हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है प्राथमिक, दूसरा आता है द्वितीय और तीसरा आता है तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक उपभोक्ता की। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, तो ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखिए पादप क्या करते हैं, पादप स्वयं स्वपोषी हैं और पादप भोजन स्वयं बना रहे हैं, और प्रथम उपभोग करने वाले प्राणी कौन से हैं, जो पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो यह भोजन हरे पादपों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें शाकाहारी प्राणी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले चीजें आती हैं पादप। ठीक है, सबसे पहले चीजें क्या आती हैं, पादप। और पादपों से जो भोजन प्राप्त करता है वो क्या है, गाय, भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट, जिराफ, चूहा, कीट, कबूतर, तोता, ये जितने भी प्राणी हैं ये सारे शाकाहारी प्राणी हैं, जो अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी प्राणी इनको कहते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में ये आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो आते हैं द्वितीय उपभोक्ता। तो प्रथम उपभोक्ता में क्या था, जो अपना भोजन इन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। अब दूसरा आता है, यह अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम मांसाहारी भी कहा जाता है, जैसे मेंढक, छिपकलियां, लोमड़ी, मगरमच्छ, ये सारे क्या हैं, द्वितीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये क्या है, द्वितीय के उपभोक्ता। तो पहले प्राथमिक उपभोक्ता इनके ऊपर डिपेंड है, द्वितीय प्रथम के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा तृतीय उपभोक्ता। कौन सा आता है, तृतीय उपभोक्ता, जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता भी हम कहते हैं, क्योंकि यह अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय मांसाहारी कहा जाता है। तो सबसे पहले आए थे हमारे पादप, और पादपों से भोजन प्राप्त किया था प्राथमिक उपभोक्ताओं ने, और प्राथमिक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त किया था द्वितीय उपभोक्ताओं ने। और ये जो हमारे तृतीय हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वोच्च, तो ये प्राथमिक और द्वितीय, इन दोनों से ये क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल शेर, चीता, मोर, बाज, बाघ। ठीक है, तो प्राथमिक डिपेंडेंट है पादपों पर, द्वितीय डिपेंडेंट है प्राथमिक पर, और तृतीय प्राथमिक और द्वितीय दोनों के ऊपर। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम कहाँ रह गए, क्योंकि हमारा तो कहीं पर नाम ही नहीं है मनुष्य का। तो हम आते हैं सर्वाहारी जंतुओं के अंदर। ठीक है, तो सर्वाहारी जंतु यानी कि हम अपना भोजन, जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य को देखा होगा आपने, जो पेड़ पौधों पर भी डिपेंडेंट रहता है और पशु पक्षियों पर भी डिपेंडेंट रहता है। तो ये हमारा भोला भाला मनुष्य, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, इन सभी को बोलते हैं हम सर्वाहारी जंतु, जो अपना भोजन पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं और जीव जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य कहाँ आता है, सर्वाहारी जंतुओं के अंदर आता है। देखिए कैटेगरी कौन सी आ रही है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो सूक्ष्म उपभोक्ता, अपघटक, प्रकृति के अपमार्जक, प्रकृति के सफाई कर्मी। जी हाँ, सूक्ष्म उपभोक्ता, अपघटक, प्रकृति के अपमार्जक, प्रकृति के सफाई कर्मी, ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कवक और जीवाणुओं को। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा गुरु उपभोक्ता। अब गुरु उपभोक्ता क्या होता है, तो पादपों के बाद में जो भी खाना पोषण प्राप्त करते हैं, जो भी उनको उपभोग करते हैं, वो सारे हमारे गुरु उपभोक्ता हैं, जिनमें प्राथमिक भी आ गए, द्वितीय भी आ गए, तृतीय भी आ गए और सर्वाहारी भी आ गए। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, गुरु उपभोक्ता हम कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने। अब हम बात करते हैं पोषण। तो पोषण गति की अवधारणा ये किसने दी, तो पोषण गति की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम 1942 में लिंडमैन ने दी थी।
ठीक है। और इन्होंने बताया था कि जीवों में जो परस्पर संबंध है उनका आधार क्या है, भोजन है। तो एक जीव दूसरे जीव से संबंध रखता है, तो क्यों रखता है, तो वो रखता है भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है। और ये किसने बताया था, 1942 में लैंडमैन नामक व्यक्ति ने बताया था। इस पोषण गति की अवधारणा को भी आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम किसने दी थी और उसने क्या बताया था। अब हम बात करें पोषण यानी उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशा में होता है, यानी हमेशा एक दिशीय होता है। चाहे उसके पथ अनेक हो सकते हैं, उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रवाह है वो हमेशा एक दिशा के अंदर ही रहता है। जिस प्रकार से सौर ऊर्जा थी वो सबसे पहले उत्पादक के पास आई, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पादकों ने क्या किया, भोजन बनाया। उसके बाद में वहां से भोजन ग्रहण किया प्राथमिक उपभोक्ता ने, उनसे प्राप्त किया द्वितीयक ने, और उनसे प्राप्त किया तृतीयक और सर्वोच्च उपभोक्ता ने। तो ये जो एक दिशा के अंदर काम हो रहा है वो एक दिशीय होता है। ठीक है। चाहे उसके पथ अनेक हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, उसको हम आगे देखते हैं किस प्रकार से रास्ते की बात हो रही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का जो प्रवेश वितरण है, रूपांतरण है, वो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार होता है। अब जो भी ऊष्मा एक चीज से दूसरी चीज में जाती है, गति करती है, उसके लिए उन्होंने ऊष्मागतिकी के नियम दिए। और टोटल कितने नियम है, दो मेन नियम है हमारे, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला जो नियम है वो है हमारा, ये दोनों नियम आपको याद रखने, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठे। ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम जो नियम है वो नियम है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जी हाँ, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ठीक है। ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। यह है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है। हम बात करें किस प्रकार से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, तो हम उदाहरण लेते हैं पवन चक्की का। पवन चक्की आपने देखी होगी, इस प्रकार से पवन चक्की लगी रहती है जो हवा के माध्यम से चलती है, और यहाँ पर एक टरबाइन लगा रहता है, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से तारों में करंट जाता है। ठीक है, बिजली जाती है। अब पवन चक्की चलती कैसी है, तो पवन की वजह से चलती है, हवा की वजह से। ठीक है। अब हवा के अंदर एक गति होती है, उसके अंदर एक ऊर्जा होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। ठीक है। कौन सी ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदलती है, देखिए ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। गतिज ऊर्जा किस में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में। अब पवन चक्की से क्या होगा, पवन चलेगी तेज स्पीड में, तब ये पंखा घूमेगा, और पंखे से फिर ये टरबाइन जुड़ा रहता है, टरबाइन जब घूमेगा तो यहाँ से क्या बनेगी, विद्युत बनेगी। अब एक ऊर्जा दूसरे रूप में बदल रही है। ठीक है। ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, तो सीधे क्या हुई, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। इस प्रकार से ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। दूसरा नियम हम बात करें, तो दूसरा हमारा नियम है ऊष्मागतिकी का। जो दूसरा नियम है, इस नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो उसका केवल 10% भाग ही अगले पोषण स्तर को मिलना या मिलता है या फिर स्थानांतरित होता है। बाकी की जो शेष 90% ऊर्जा है उसका ह्रास हो जाता है वातावरण के अंदर। ठीक है। तो एक चीज से अगर ऊर्जा दूसरे चीज में जाएगी तो उसका केवल 10% हिस्सा ही ट्रांसफर होता है, बाकी जो 90% जो ऊर्जा है उसका वातावरण में ह्रास हो जाता है। ठीक है। जिस प्रकार हम देखें हरे पादपों में 1000 यूनिट ऊर्जा माने, तो हरे पादपों को खाता है कीट, तो कीट में जाएगी 100 यूनिट। 100 यूनिट से हम बात करें, कीटों को खाता है मेंढक, तो मेंढक में जाएगी 10 यूनिट। मेंढक को खाता है सांप, तो सांप में जाएगी 1 यूनिट। और 1 यूनिट सांप को खा जाता है बाज, तो बाज में जाएगी 0.1 यूनिट। इस प्रकार से ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ठीक है। हमेशा कितना परसेंट जा रहा है, 10% ही आगे ट्रांसफर हो रहा है। ये थे हमारे दोनों नियम।
अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की। ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्या है, हमारी फूड चेन क्या है, तो इससे रिलेटेड भी हमारे एग्जामों में काफी प्रश्न आते हैं। तो खाद्य श्रृंखला को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। तो उत्पादक और उपभोक्ता ये दोनों ही अपनी भोजन की आवश्यकता, देखिए दोनों ही अपने भोजन की आपूर्ति के लिए ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और ये किस प्रकार से जुड़कर अपनी एक श्रृंखला बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला हम कहते हैं। तो हरे पादप है, वो प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, हिरण हिरण क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से हरे पादपों का सेवन करता है। और हिरण को कौन खा जाता है, हिरण को खा जाता है शेर। तो यहाँ पर ये संबंध क्या है, प्रत्यक्ष है। ठीक है, हरे पादप और हिरण के बीच में क्या है, प्रत्यक्ष है, और हिरण और शेर के बीच में भी क्या है, अप्रत्यक्ष। लेकिन ऊर्जा सीधे हरे पादपों से शेर में नहीं जा रही, ये किस प्रकार जा रही है, ट्रांसफर होकर जा रही है, अप्रत्यक्ष रूप से हरे पादपों की ऊर्जा है वो शेर तक पहुंच रही है अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हरे पादपों पर ही निर्भर रहता है। तो अगर हरे पादप नहीं रहेंगे तो हिरण जिंदा नहीं रहेगा, और हिरण जिंदा नहीं रहेगा तो शेर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। इसी चेन को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन हम कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहली है हमारी शाकवर्ती खाद्य। तो श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला हरे पादपों से प्रारंभ होती है। तो शाकवर्ती में क्या होता है, श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला हरे पादपों से प्रारंभ होती है। दूसरा है हमारा परजीवी खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला शाकाहारी प्राणियों से प्रारंभ होती है, लेकिन इसमें भोजन का क्रम बड़े आकार के जंतु से छोटे आकार के जंतु की ओर होता है। यहाँ छोटा जंतु परजीवी होता है और बड़ा जंतु परपोषी होता है। अब देखिए ये किस प्रकार से, तो इसको हम समझें तो हमारे सिर के अंदर जो जू होती हैं, अभी तो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा बचपन में जब हम खेलते हैं मिट्टी के अंदर, तो हमारे सिर के अंदर जू उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब जू हम हमसे क्या कर रही है, पोषण ले रही है, हमारा खून पीती है, तो हमारा पोषण है ले रही है, तो वो क्या है, हमारे लिए परजीवी है। और हम उसके लिए क्या है, तो हम उसके लिए क्या है, परपोषी हैं। तो उदाहरण क्या है, हमारे सिर में जो पाए जाने वाले जो जू है वो क्या है, परजीवी जंतु है, और उसके लिए हम क्या हो गए, परपोषी हो गए। इसी प्रकार से अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो वहां पर आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। तो अमरबेल जो झाड़ियों पर वृद्धि करती है, यहाँ अमरबेल क्या है, परजीवी है। ठीक है, परजीवी पादपों, और झाड़ी क्या है, परपोषी है। तो परजीवी इस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा आता है अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अपरद खाद्य श्रृंखला, इसके अंदर क्या होता है, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है। तो मृत जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे ये श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो ये तीन प्रकार की हमारी खाद्य श्रृंखला हो जाती है। अब खाद्य जाल कैसे बनता है, फूड वेब कैसे बनती है, सबसे पहले इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, खाद्य जाल। तो हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं किसी न किसी भोजन क्रम में जुड़कर एक जटिल जाल बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल हम कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी प्रकार से जंतु एक दूसरे से जुड़ते हैं और वो एक जाल बना लेते हैं, और इसी जाल को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल हम कहते हैं। खाद्य यानी भोजन ग्रहण करने के लिए वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और इसमें खास बात ये रहती है कि खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होता है उतना ही पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी होता है, और जटिलता कम होने पर स्थायित्व भी कम हो जाता है। जी हाँ, खाद्य जाल जितना जटिल होगा उतना ही स्थायी रहेगा, और जितना कम स्थायी रहेगा, जितना कम जटिल होगा उतना ही स्थायित्व भी उसका कम होता जाता है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारा खाद्य जाल है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को कीट, खरगोश और चूहा, ये तीनों ही शाकाहारी प्राणी हैं। ये तीनों इस चीज को खाते हैं। ठीक है, इनसे क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। अब कीट को खा गए छिपकली, ठीक है, और चूहे को खा गया सांप,
और खरगोश को खा गया बाज। और छिपकली को बाज खा गया और इधर सांप को भी बाज खा गया। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये भोजन पोषण प्राप्त कर रहे हैं पेड़ पौधों से। लेकिन ये जो एक फूड चेन बनी है, अब इधर जो हमारा बाज है ये इधर कीट पतंग से भी जुड़ा है और सीधे चूहे से भी जुड़ा है। तो ये एक दूसरे से जब जुड़े रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे से ये जितना अधिक जुड़े रहेंगे, यानी बाज मान लीजिए यहाँ पर खरगोश से भी भोजन कर रहा है, यहाँ चूहे से भी ले रहा है, सांप से भी ले रहा है और छिपकली से भी ले रहा है। और खरगोश है वो केवल पादपों पे डिपेंडेंट हैं ये चीजें। तो ये जाल जितना ज्यादा मजबूत रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। लेकिन अगर ये जाल स्थायी ना रहे, ठीक है, मान लीजिए केवल ये बोला जाए कि केवल पादपों को ये खाएंगे, ठीक है, उसके बाद में खरगोश को सांप नहीं खा सकता, तो यहाँ पे कड़ी टूट गई। कीट पतंगों को बाज नहीं खाएगा तो यहाँ पे कड़ी टूट गई, तो भोजन कैसे ग्रहण करेगा? सांप मान लीजिए यहाँ पे चूहा ही नहीं रहे तो सांप अपना भोजन ग्रहण कैसे करेगा? तो यहाँ पर चूहे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चूहे को, अगर चूहों की तादाद ज्यादा हो गई तो बाज का होना भी जरूरी है, सांपों का होना भी जरूरी है। अगर सांप नहीं रहेगा, छिपकली नहीं रहेगी, खरगोश नहीं रहेगा, या फिर इनमें से कोई भी एब्सेंट हो जाता है तो दूसरे जीव के लिए जिंदा रहना मुसीबत हो जाती है। वो जिंदा कैसे रहेगा? उसके लिए भोजन होना जरूरी है। तो एक दूसरे पे डिपेंड होना जरूरी है। जितने ज्यादा ये डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पर उतना ही खाद्य जाल हमारा मजबूत हो जाता है। और जितने कम रहेंगे एक दूसरे पे डिपेंडेंट, उतना ही ये खाद्य जाल भी कमजोर रहेगा और एक दूसरे व्यक्ति जीवित नहीं रहेंगे। मान लीजिए इस धरती के ऊपर केवल शाकाहारी प्राणी हैं, केवल सभी क्या है, शाकाहारी प्राणी हैं, तो जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, खरगोश इतने ज्यादा हो जाएंगे, चूहे इतने ज्यादा हो जाएंगे, सांप इतने ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, सभी अगर शाकाहारी रहेंगे तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लास्ट के अंदर सभी लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फूड चेन क्या करती है, कुछ शाकाहारी हैं कुछ मांसाहारी हैं, तो शाकाहारी प्राणियों से भोजन ग्रहण कर लेते हैं मांसाहारी, तो वहां पे उनकी संख्या कंट्रोल में रहती है। इसीलिए खाद्य जाल जितना ज्यादा बुना रहता है, जितना ज्यादा हार्ड रहता है उतना ही ज्यादा स्थायी रहता है, ठीक है। अब हम बात करें खाद्य स्तूप की, फूड पिरामिड की। तो खाद्य स्तूप किस प्रकार के होते हैं? तो हमारे यहाँ पे जैविक घटकों के पोषण स्तरों को त्रिभुजाकार स्तूपों के द्वारा प्रदर्शित करना खाद्य स्तूप कहलाता है। और ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा जीव संख्या के स्तूप, दूसरा है जीव भार के स्तूप, तीसरा है जीव ऊर्जा के स्तूप। इन तीनों को आपको याद रखना है कि ये किस प्रकार के हैं। तो ये त्रिभुजाकार स्तूप है। साथ ही में ये होते किस प्रकार से हैं, है ना, कुछ सीधे होते हैं, कुछ उल्टे होते हैं, कुछ हमेशा सीधे रहते हैं। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले आता है हमारा जीव संख्या के स्तूप। तो जीव संख्या के स्तूप देखिए, यहाँ पे संख्या कम ज्यादा होती रहेगी, ठीक है, उनको आपको याद रखना है। सर्वाधिक कौन सी संख्या है, सबसे कम कौन सी है? तो यहाँ पर हमने दर्शाया है त्रिभुजाकार में, तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा होते हैं हरे पादप, ठीक है, हरे पादपों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। उनसे कम होते हैं हिरण, तो हिरण इसके ऊपर। सबसे कम होते हैं शेर, हिरणों से भी कम कौन से होते हैं? शेर। तो इस प्रकार से हरे पादपों से भोजन हिरण, हिरण से भोजन शेर। तो खाद्य जो घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, उसके अंदर जो जीव संख्या के जो स्तूप है, अब देखिए इनकी संख्या देखिए कम होती जा रही है। हरे पादपों से हिरण, हिरण से शेर, ठीक है, एक शेर, 100 हिरण और 1000 हरे पादप, इस प्रकार से समझिए, ठीक है। तो ये जो स्तूप है वो किस प्रकार से सीधा, ये हमें याद रखना है कि जीव संख्या के जो स्तूप होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, हमेशा सीधे रहते हैं। दूसरा आता है हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी हमारा कैसा है? सीधा। सर्वाधिक होते हैं प्राणी पादप पलवक, ठीक है, नीले हरे शैवाल वगैरह। उनसे फिर प्राणी पलवक भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उनसे भोजन ग्रहण करती हैं छोटी मछलियां। तो इनकी संख्या अगर हम 1000 माने तो प्राणी पादपों पलवकों की संख्या 100, छोटी मछलियों की संख्या 10 और बड़ी मछलियों की संख्या 1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये भी किस प्रकार का होता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है। अब आते हैं वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में।
तो एक वृक्ष होता है, कितना वृक्ष होता है? एक वृक्ष होता है। एक वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी, लगभग 50 से 60 या 100 पक्षी अपना गुजर बसरा करते हैं, और वहां से फिर परजीवी, उन पक्षियों से फिर परजीवी जो जंतु हैं, जैसे एक पक्षी के ऊपर जो जीव है, जैसे जू वगैरह हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, तो एक पक्षी के ऊपर मान लीजिए 5 जू हैं, 10 जू हैं, ठीक है, उस पे छोटे छोटे जीव रहते हैं, तो वो कितने होंगे? वो हमारे 1000 10,000 से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो एक वृक्ष के ऊपर एक पक्षी या 100 पक्षी, 100 से फिर परजीवी कितने हो गए? ज्यादा संख्या हो गई। तो वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र की हम बात करें तो ये कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जीव संख्या के स्तूप। तो जीव संख्या के जो स्तूप हैं, जैसे घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र, फसल पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या के स्तूप हमेशा क्या होते हैं? सीधे होते हैं। लेकिन वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का स्तूप क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि वहां पर वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में एक वृक्ष के ऊपर जीव और परजीवी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जीव भार के स्तूप। तो जीव भार के स्तूप में क्या चीजें? तो फसल पारिस्थितिकी तंत्र, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र एवं वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार के स्तूप हमेशा सीधे होते हैं। लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे झील, तालाब, सागर, इसमें जीव भार के स्तूप क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने, ठीक है, नोट्स आप बनाते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जैव ऊर्जा के स्तूप। तो जैव जो ऊर्जा के स्तूप है, ये हमेशा कैसे होता है? सीधे होते हैं। इसमें तो आपको ज्यादा झंझट ही नहीं है, ये हमेशा सीधे होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं जैव भू रासायनिक चक्र या खनिज प्रवाह है, बायो जियोकेमिकल सर्कल। तो इसके हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक तत्व भूमंडल के अपने भंडार से जीवधारियों के शरीर में प्रविष्ट होकर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं संपादित करते हुए वापस अपने मूल भंडार में लौट आते हैं। इसे क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र हम कहते हैं। जिस प्रकार से हम देखें तो पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर ये पोषण प्राप्त करते हैं, कहाँ से? जमीन से। फिर यहाँ से इनसे भोजन प्राप्त करते हैं कुछ शाकाहारी प्राणी, फिर यहाँ से मांसाहारी प्राणी, और फिर मांसाहारी प्राणियों जब मर जाते हैं तो उनका वापस से पोषण कहाँ चला जाता है? जमीन के अंदर, ठीक है। तो कुछ जैव भू रासायनिक चक्र हैं जो जिनको अवशोषित हो जाते हैं, फिर वापस से घूमकर वापस से जमीन के अंदर ही आ जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र हम कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है गैसीय चक्र, जिसको ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र या फिर हाइड्रोजन चक्र भी हम बोलते हैं। और दूसरा होता है अवसादी चक्र, गंधक चक्र, फास्फोरस चक्र और कार्बन चक्र, ठीक है। अब बात करते हैं पहले गैसीय चक्र की। तो गैसीय चक्र के अंदर देखिए नाइट्रोजन का यौगीकरण या स्थिरीकरण। चलिए यही देख लेते हैं हम। तो गैसीय चक्र जिस प्रकार से व्यक्ति, जैसे पेड़ पौधे हैं, वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इन चीजों का यूज करते हैं, फिर एक जीव दूसरे जीव से, फिर जैसे ही वो मर जाता है तो उसके सारे गैस वगैरह, सारी जो पदार्थ हैं उसके अंदर, उनका अपघटन हो जाता है और वहां से वो चीजें निकल जाते हैं। ऐसे ही उनकी हड्डियों के अंदर जो फास्फोरस है, कार्बन है, गंधक है और जो भी चीजें होती हैं वो भी वापस से जमीन के अंदर चली जाती हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन का यौगीकरण। अब नाइट्रोजन का उपयोग किस प्रकार से होता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग भी पेड़ पौधे करते हैं, लेकिन करते हैं डायरेक्टली नहीं है। सीधे तौर पर हम नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। तो होता है किस प्रकार से? तो नाइट्रोजन का उपयोग कैसे होता है? तो वायुमंडल में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है, इसका उपयोग यौगिकों में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन का यौगीकरण कहते हैं। अब नाइट्रोजन का रूपांतरण हो जाता है नाइट्रेट में, अमोनिया में, नाइट्रोजन में, ठीक है। और इसके कुछ यौगिक हैं वो इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं नाइट्रोजन का यौगीकरण। जैसे नाइट्रोजन का जो यौगीकरण है, इसकी दो विधियां हैं। पहला है अजैविक। बादलों में जब बिजली चमकती है तो उस दौरान क्या होता है, जो नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं वो उनका विखंडन हो जाता है। और जब उनका विखंडन होता है तो बारिश के पानी के साथ में वो नाइट्रोजन गैस आती है पृथ्वी के ऊपर, नीचे पेड़ पौधों के पास, और वहां से फिर नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं।
अब ये होता क्या है, क्यों है? आपने सुना होगा कि अगर फसल को एक बार बारिश का पानी मिल जाए, उसके बाद में आपको पानी देने की जरूरत कम रहती है। ठीक है, ऐसा सुना है आपने। अब बारिश के पानी में ऐसी चीजें क्या है कि उसको बारिश का पानी एक बार डालो और वैसे अगर नॉर्मल पानी आप डालते हो तो वो 10 बार डाल दो। ऐसे क्या ग्रोथ होती है। और दूसरी चीजें आपने देखी होगी कि अपनी जो सड़कें होती हैं, सड़कों के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं, जब वो पानी बारिश हो जाती है तब वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें, घर पर अगर पेड़ उगाओ फिर उसमें पानी डालो तो वहां पे वो ग्रो कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो नाइट्रोजन गैस है उसका अपघटन होता है, और जब बारिश का पानी वहां पे मिलता है पेड़ पौधों को तो नाइट्रोजन का के उपयोग से वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो बादलों में जब बिजली चमकती है उसकी गर्जना से वर्षा के दौरान नाइट्रोजन नीचे आती है और उसका उपयोग पेड़ पौधे करते हैं। दूसरा है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और ये दो प्रकार से होता है। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु, एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम आदि में होता है, जिनके अंदर आते हैं हमारे नीले हरे शैवाल, जिनमें है एनाबीना नोस्टॉक। दूसरा है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें आते हैं हमारे राइजोबियम नामक जीवाणु, और ये जीवाणु लेगुमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। अब लेगुमिनेसी कुल के पादप कौन से हैं? तो ये हमारे चना, उड़द, राई, मोठ, मूंग, सरसों, मेथी, तिल, गंवार, तारामीरा, इसबगोल, इन चीजों की जड़ों के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। अब कुछ प्रश्न आते हैं हमारे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या करता है? बताइए। ऑप्शन है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी का निर्माण, खगोल विज्ञान। जी, पहला प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस गैस को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है? बताइए किस गैस को ग्रीन हाउस गैस माना जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, मीथेन, आर्गन, हीलियम। तो यहां पर जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी हमारी? मीथेन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाएं, मानव गतिविधियां, पौधों का क्षरण, या फिर सूर्य की किरणें। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण। जी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव गतिविधियां। तो मानव के द्वारा जो गतिविधियां अपनाई जाती हैं, जिनके अंदर खूब सारा पॉल्यूशन हो रहा है, वो सारे प्रदूषण का मुख्य कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन। बताइए। तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी हमारी? नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, और ये कितनी होती है? 78% तक हमारी नाइट्रोजन गैस होती है। खाद्य जाल क्या दर्शाता है? ऑप्शन है ऊर्जा प्रवाह, खाद्य उत्पादन, ऊर्जा का अपव्यय, या फिर खाद्य पदार्थों का संग्रहण। जी, खाद्य जाल क्या दर्शाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ऊर्जा प्रवाह है। तो खाद्य जाल क्या दर्शाता है? ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है, कितना ये घना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है वनों की कटाई, पर्यावरणीय पर्यटन, जैव विविधता का संरक्षण, या फिर खनन कार्य। जी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता हॉटस्पॉट का उद्देश्य क्या होता है? जैव विविधता का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा कटाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है वनीकरण, शहरीकरण, जल प्रदूषण, या फिर खनिज निष्कर्षण।
जी, मृदा कटाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका। इसका सही जवाब हो जाएगा वनीकरण। अगर मृदा कटाव को रोकना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? हम खेतों के अंदर क्या लगाएं? वन लगाएं। इससे क्या होगा? मिट्टी का कटाव कम होगा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है वायुमंडल को गर्म करना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, कार्बन डाइऑक्साइड की को अवशोषित करना, या फिर वायु को साफ रखना। ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है? जी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्राप्त करना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन है महासागर, जंगल, मरुस्थल, या फिर ताजे पानी की झीलें। जी, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, महासागर इनमें सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर मीथेन। जी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे को कार्बन सिंक कहा जाता है? ऑप्शन है नीम, मनी प्लांट, पीपल का पेड़, या फिर गुलाब। कार्बन सिंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, पीपल के पेड़ को कार्बन सिंक के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ बायोमास का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ऊर्जा प्रवाह, जीवों का वितरण, बायोमास की मात्रा, या फिर जल का चक्र। जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, बायोमास की मात्रा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है सूर्य, वायुमंडल, महासागर, या फिर मिट्टी। जी, प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सबसे बड़ा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व अम्लीय वर्षा का कारण बनता है? अम्लीय वर्षा का कारण, ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, या फिर हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, SO2, और इसमें शामिल है NO2। तो सबसे अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है जैव विविधता का संरक्षण, उद्योगों का विकास, शहरीकरण को बढ़ावा, वन्य जीवों का शिकार। जी, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जैव विविधता का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है बायोस्फीयर रिजर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, या फिर कावेरी। जी, सबसे अधिक प्रदूषित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, यमुना। जी, सबसे अधिक प्रदूषित जो नदी है वो कौन सी है वर्तमान में? यमुना नदी। उससे पहले गंगा भी हमारी प्रदूषित नदियों की श्रेणी में ही आती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता, ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में, मरुस्थल में, ताजे पानी की झील में, या फिर आर्कटिक क्षेत्र में।
जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्षरण को रोकने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वनीकरण, सिंचाई, खनन या फिर कृषि। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वनीकरण। वनों को लगाने से जो मृदा क्षरण है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। जी, अक्षय यानी जिसका क्षरण ही नहीं हो सकता। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन सौर ऊर्जा समाप्ति नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या होता है? जी, बायोडिग्रेडेबल ऑप्शन है जिसे पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता, जो पर्यावरण में आसानी से नष्ट हो जाता है, जो प्रदूषण का कारण बनता है, या फिर सही सभी विकल्प सही हैं। तो बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या होता है? जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो पर्यावरण में आसानी से नष्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें किस परत को नुकसान पहुंचाती है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर मेसोस्फेयर। जी, कौन सी परत को नुकसान पहुंचाती है पराबैंगनी किरणें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओजोन। जी हाँ, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है सूर्य की पराबैंगनीय किरणें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, वनीकरण या फिर विकल्प ए और बी दोनों। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा ये दोनों ही जल प्रदूषण का प्रमुख कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को मृत सागर गैस कहा जाता है? ऑप्शन है मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इसको कहते हैं मृत सागर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा रंग अवशोषित होता है? ऑप्शन है हरा, लाल, नीला या फिर पीला। जी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नीला रंग अवशोषित होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रश्न को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संसाधन गैर नवीकरणीय है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, कोयला, जल ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोयला। गैर नवीकरणीय, इसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। सौर ऊर्जा दोबारा बन सकती है, जल ऊर्जा बन सकती है, पवन ऊर्जा बन सकती है, लेकिन कोयले का दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग जैविक खेती में किया जाता है? ऑप्शन है कीटनाशक, जैव उर्वरक, रासायनिक खाद या फिर प्लास्टिक। जी, जैविक खेती में किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैव उर्वरकों का उपयोग जैविक खेती में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रॉफिक स्तर क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन है ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, जीवों की संख्या या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का आकार।
जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खाद्य श्रृंखला को दर्शाते हैं ट्रॉफिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन है दो तरफा, एक तरफा, गोलाकार या फिर कोई दिशा नहीं। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक तरफा, एक दिशीय प्रवाह होता है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का फूल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कैक्टस को, गुलाब को, लिली को या फिर मोगरा को। जी, रेगिस्तान का फूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैक्टस को रेगिस्तान का फूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ताप वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस, वनीकरण, शहरीकरण या फिर कृषि। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, वैश्विक ताप वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ये था हमारा टॉपिक पारिस्थितिकी। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप सभी को जरूर बताना है। साथ ही में इस चैप्टर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे हमने कवर किए, तो इन सभी प्रश्नों को आपको देखना है, वापस से रिपीट करना है, पूरा टॉपिक आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस टॉपिक को आपको आज ही तैयार करना है पूरा। जी हाँ, एक टॉपिक को एक दिन के अंदर जरूर तैयार कीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है आपके तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए, उसका आंसर हम जरूर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिएगा अपना।